हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यह जो है क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 अंक का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट है कि व्हेन डू यू यूजुअली कम्स टू दी ऑफिस। व्हेन डू यू यूजुअली कम्स टू दी ऑफिस। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन, यानी वी यूजुअली कम टू दी ऑफिस एट 10 o'clock। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, सेकेंड है कि विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर फ्लो इन इंडिया। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी दी लार्जेस्ट रिवर फ्लोज इन इंडिया इज गंगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा? राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 है कि चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। तो देखिए, प्रोटीन का अर्थ होता है अटल। ठीक है, प्रोटीन का अर्थ क्या होता है? अटल होता है, एक जैसा। ठीक है, एक जैसा रहने वाला। ठीक है, एक जैसा रहने वाला, एक जैसा रहने वाला। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, चेंजेबल। चेंजेबल का अर्थ होता है, देखिए क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा चेंजेबल। ठीक है, उसके बाद यदि देखें तो चेंजेबल इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, यानी प्रोटीन का जो एंटोनिम हो जाएगा ये हो जाएगा आपको चेंजेबल, यानी परिवर्तनशील। ठीक है, क्या होगा? परिवर्तनशील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, 4 देखिए। 4 है कि चूज द वर्ड डैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन सेंटेंस। कहता है डिटेनिंग एंड कॉन्फाइनिंग समवन। तो देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। तो देखिए, डिटेनिंग एंड कॉन्फाइनिंग समवन, इसका हो जाएगा इंटरनमेंट। ठीक है, इंटरनमेंट यानी होता है नज़र। ठीक है, नज़रबंदी। क्या होता है? नज़रबंदी। ठीक है, नज़रबंदी। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। उसके बाद देखिए, द एक्ट ऑफ इंटरप्टिंग समबडी या समथिंग, इसको कहते हैं इंटरप्शन, यानी हस्तक्षेप। INTERRUPTION, इसका मतलब होता है हस्तक्षेप। ठीक है, इंटरप्शन माने हस्तक्षेप, इंटरनमेंट मतलब होता है नज़रबंदी, और इंट्रोगेशन यानी द एक्ट ऑफ इंट्रोगेटिंग। इंट्रोगेशन मतलब होता है पूछताछ। इंट्रोगेशन मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है पूछताछ। ठीक है, पूछताछ। उसके बाद देखिए, उसके बाद यदि देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द डॉट ऑफ डायरेक्टर्स विल डिसाइड द पेनल्टी। तो देखिए, 5 में हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बोर्ड, BOARD। तो देखिए, डायरेक्टर्स के समूह को बोर्ड कहते हैं, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है लिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल डिसाइड दी पेनल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दी प्लूरल फॉर्म ऑफ वाइफ इज। तो 6 का होगा ई ऑप्शन। क्या होगा? दी प्लूरल फॉर्म ऑफ वाइफ इज WIVES। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 है दी अर्थ इज अराउंड दी सन। तो 7 का हो जाएगा दी अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड दी सन। क्या होगा? रिवॉल्विंग, यानी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि मेक अ मीनिंगफुल वर्ड बाय एडिंग सफिक्स मेंट एंड चूज द बेस्ट आंसर। तो देखिए, यहाँ पे 8 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी डेवलपमेंट हो जाएगा। क्या होगा? डेवलपमेंट।
ठीक है, DEVELOPMENT, डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9। अब देखिए यहाँ से हिंदी शुरू होता है। 9 का है कि निम्नलिखित में से कौन वाक्य अशुद्ध है। तो 9 का होगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो अशुद्ध वाक्य है कि मैंने कहीं नहीं जाना है, शुद्ध वाक्य होगा। तो देखिए इस वाक्य में जो है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, शुद्ध वाक्य होगा मुझे कहीं नहीं जाना है। ठीक, तो इस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि मैंने है, जिसके स्थान पर मुझे सर्वनाम उपयुक्त होगा। नेक्स्ट की यदि बात करें तो नेक्स्ट है कि उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ का सरल वाक्य क्या होगा। तो 10 का होगा ए ऑप्शन, यानी उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। ठीक है, उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। तो जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और विधेय रखता है, ऐसे वाक्य को साधारण वाक्य कहते हैं। अनेक स्वतंत्र उपवाक्यों का समूह जो अर्थ के लिए एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, उसे संतुष्ट वाक्य कहते हैं। संतुष्ट वाक्य को यौगिक अथवा संयुक्त वाक्य भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर परसर्ग में कौन सा उपसर्ग है। तो परसर्ग में ए ऑप्शन, परसर्ग में पर उपसर्ग है। पर उपसर्ग से बना शब्दों का उदाहरण देखिए, परमार्थ, उसके बाद है परतंत्र, परमार्थ, परतंत्र, परदादा, पर किया। ठीक है, पर पोता, उसके बाद जाएगा परजीवी, पराधीन और परदेश। परा उपसर्ग से बना शब्द का उदाहरण है पराकाष्ठा, पुराजय, पराक्रम, पराभूत। परि उपसर्ग से बना शब्दों का उदाहरण है परिणत, परिज्ञान, परिधि, परिपथ, परिपक्व, परिपलन, परिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था न होकर एक खाली स्थान जो है उपयुक्त रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो देखिए 12 में जो है दिए गए वाक्य के दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त होगी। व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था न होकर एक ज्ञात्मक समष्टि है। क्या ज्ञात्मक समष्टि, तो यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर है कि निम्न में से योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है। निम्न में से योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, मनोज। तो विकल्पों में से योगरूढ़ शब्द का उदाहरण मनोज है। योगरूढ़ शब्द जो है सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताता है। योगरूढ़ का उदाहरण है पीताम्बर, यानी जिसका साधारण अर्थ है पीला वस्त्र धारण करने वाला। ठीक है, लेकिन इसका विशेष अर्थ विष्णु है। नेक्स्ट, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में खाली स्थान कहलाते हैं। तो देखिए बी ऑप्शन, तद्भव। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए तद्भव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्भव। तद्भव शब्द की उत्पत्ति मूलतः तत्सम शब्दों से हुआ है। हिंदी भाषा में सर्वाधिक शब्द संस्कृत भाषा के तत्सम और जो है बदले या विकृति रूप तद्भव से बना है। हिंदी भाषा में हजारों विदेशी शब्दों का भी समाहार किया गया है। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि दिए गए समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का उचित अर्थ ज्ञात कीजिए। जैसे है अर्जन और अर्चन। क्या है? अर्जन अर्चन। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा अर्जन मतलब होता है कमाना और अर्चन मतलब होता है बाधा। अर्जन मतलब होता है कमाना और अर्चन मतलब होता है बाधा। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अन्य समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं ये देखिए व्यथा रह रह कर में उठने वाली मानसिक टीस है। कलेश में दुख का हल्का रूप कलेश है। पीड़ा की यदि बात करें तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से शारीरिक एवं गौण रूप से मानसिक क्षेत्र में होता है। वेदना जो है मानसिक पीड़ा जब उक्त रूप धारण करती है तब वेदना कहलाती है। ठीक है। संताप की यदि बात करें तो वेदना या व्यथा के उग्र रूप धारण करके अस्थायी होकर कुछ समय तक मन में रहने के कारण उत्पन्न भाव संताप है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर देखिए 16, कहता है कि जो बहुत गहरा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन कीजिए जो बहुत गहरा हो, तो उसको क्या कहते हैं? ए ऑप्शन अगाध। ठीक है, जो बहुत गहरा हो उसके लिए एक शब्द है अगाध। कहता है जिसमें कोई बाधा या रोक टोक न हो उसके लिए एक शब्द है अबाध। ठीक है, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अंत्यज। ठीक है, अंत्यज। जो न जाना जा सके उसके लिए एक शब्द है अज्ञेय। नेक्स्ट 17 देखिए, दिए गए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? 17 का डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राहुल ने केला खाया तथा श्याम फिल्म देख रहा है, में अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है कि सकर्मक, देखिए सकर्मक क्रिया उस प्रकार की क्रिया को कहते हैं जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज़ों को प्रभावित करता है। जब किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जहाँ कर्ता द्वारा किए गए कार्य किसी अन्य चीज़ों को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट 18 है कि वह कल मेघालय जाएगा। वह कल मेघालय जाएगा, इस वाक्य में कौन सा जो है काल है? तो 18 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, सामान्य भविष्यत काल। वह कल मेघालय जाएगा, इस वाक्य में सामान्य भविष्यत काल का प्रयोग हुआ है। भविष्यत काल के 3 भेद है, एक होता है सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतु मध्य भविष्यत काल। ठीक है, जब क्रिया के भविष्य में होने की संभावना का बोध होता है उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जब क्रिया के सामान्यतः भविष्य में होने का बोध होता है तो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। 19 का होगा सी ऑप्शन, बचपन। तो बचपन शब्द जो है विकल्पों में से पुल्लिंग है। संस्कृत में लिंग का अर्थ है चिन्ह या निशान। संज्ञा के जिस रूप से किसी जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में 2 लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नेक्स्ट, फिर है कि अनुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बी ऑप्शन, अनु। अनुपात शब्द का उपसर्ग अनु है। अनु उपसर्ग का उदाहरण है अनुचर, अनुजीवी, अनुयान, अनुयायी, अनुकरण, अनुगमन, अनुपात, अनुकूल, अनुज्ञा, अनुमति। अनु उपसर्ग का उदाहरण है अनंग, अनंत, अनपत्य, अनाप्त, अनावश्यक, अनवधान। औ उपसर्ग का उदाहरण है अवज्ञा, अवगुण, अवगत, अवपात, अवमानना, अवकीर्ण। नेक्स्ट, फिर है कि आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, यह जो है किस प्रकार का उदाहरण है? तो 21 का होगा ए ऑप्शन, कर्तवाच्य। आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया कर्तवाच्य का उदाहरण है। जिस वाक्य में क्रिया के कर्म का प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहता है कि आभा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, कर्तवाच्य का उदाहरण है। यहाँ पढ़ी गई क्रिया का कर्म जो है पुस्तक वाक्य का उद्देश्य है, अतः पढ़ी गई जो है क्रिया कर्मवाच्य। नेक्स्ट देखिए, फिर है 22 है कि अयोग्य वाह है। तो 22 का ए अ, तो देखिए अयोग वाह वर्ण अ है। अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है न व्यंजन। ठीक है, इसका उपयोग न स्वर से होता है न ही व्यंजन से, इसलिए इसे अयोग्य वाह कहते हैं। अयोग वाह स्वर के बाद आते हैं और स्वर से अलग रहते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन में देखिए 23, कहता सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम? तो बी ऑप्शन, स्वर संधि। सदैव में स्वर संधि है। सदैव का संधि विच्छेद होता है सदा जोड़ एव, सदा जोड़ एव। ठीक है, अब देखिए कि आ प्लस ए वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, झगड़ालू में प्रत्यय समझाइए। तो 24 का होगा बी ऑप्शन आलू। झगड़ालू में प्रत्यय आलू है। ओरा प्रत्यय से बना शब्द है भगोरा, हसोरा, चटोरा, बटोरा। ठीक है, ईयल प्रत्यय से बना शब्द है अरियल, सरियल, मरियल और दड़ियल। एत प्रत्यय से बना शब्द है लठेत। नेक्स्ट 25 है समवृत्त स्वर है। तो 25 का ए ऑप्शन उह। ठीक है, कहता है जिन्हा की ऊंचाई के आधार पर समवृत्त, अर्ध विवृत्त, अर्ध जो है समवृत्त और समवृत्त में स्वर को बांटा जाता है। समवृत्त स्वर है
संवृत स्वर है हर्ष ई दीर्घ ई उ उह, ठीक है। और अर्ध स्वर है आपको ए और ओ, ए ओ, ठीक है। उसके बाद देखिए कि पेशियों के तनाव के आधार पर स्वर का दो भेद है, एक होता है शिथिल जैसे उह हर्ष ई और उह, और एक होता है कठोर जैसे आ दीर्घ ई और उह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, देखिए 26 से 30 तक का ध्यान से कि विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को न आंका हो, ठीक है। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के लिए एकमात्र जो आश्रय स्थल थे और आज भी वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी है। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसे ही बनी हुई है, ठीक है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारी ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनमें से हमें इमारतें फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती हैं, साथ ही कागज़ बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं, वहीं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैस को सोखने की क्षमता भी होती है, जिससे हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके वे हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ हमारी सिंचाई पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभवतः हो सकता है। वनों के कारण ही नदियाँ उनके भीतर जल की अमृत धारा जाकर प्रवाहित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 है कि वनों का मूल्य आंकने का अर्थ। तो देखिए वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है कि वनों का महत्व समझना। विश्व के प्रत्येक सभ्यता ने वनों के महत्व को समझा है। वन पशु पक्षियों के आश्रय स्थल और जीव के आधार में कार्य करता है, ठीक है, जीवन के आधार में कार्य करता है। औद्योगिक क्रांति और उपभोक्तावादी संस्कृति में पर्यावरण को भारी क्षति पहुंची। नेक्स्ट है कि आश्रय स्थल से अभिप्राय। 27 का सी रहने का स्थान। आश्रय स्थल से अभिप्राय रहने का स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 है कि वनों के संरक्षण से अभिप्राय। वनों के संरक्षण से अभिप्राय है वनों को बचाना, ठीक है। वनों के संरक्षण का अभिप्राय वनों से बचाना है। पर्यावरण की दृष्टि से 33% कुल भूभाग का वन होना अनिवार्य है। 29 है कि वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं। तो वन पर्यावरण की रक्षा जो है सी ऑप्शन, वर्षा कराने में सहायक बनकर। तो देखिए वन पर्यावरण की रक्षा वर्षा कराने में सहायक बनकर करते हैं, ठीक है। तो वन वर्षा के जल को भूमिगत में जाने में भी मदद करते हैं। वन वर्षा जल की भूमिगत स्तर को बढ़ाने में भी मदद करती है। वन CO2 गैस को अवशोषण कर जो है वैश्विक तापमान को बढ़ाने से रोकती है। नेक्स्ट 30 है कि नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है। नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है। तो ए ऑप्शन वनों के। तो नदियों में जलधारा वनों के कारण प्रवाहित हो रही है। वनों के कारण वर्षा होती है, ठीक है। वनों के कारण पर्यावरण संरक्षण होती है। वनों में हमें इमारती लकड़ी औषधियाँ ऑक्सीजन आदि प्राप्त होती है। मानव एवं वन्य जीव की जीवन वन पर निर्भर करती हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ इसके अलावा यदि आप मैथ का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं या फिर जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं या फिर साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।